Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो आज है 25 अप्रैल, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं। वे आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में विच इज़ रिलेटेड टू फूड क्राइसिस, या फिर हम फूड इनसिक्योरिटी भी कह सकते हैं। नाउ दिस इज़ द ग्लोबल आउटलुक ऑन फूड क्राइसिस। तो ग्लोबली हम जानेंगे कि जो फूड क्राइसिस है वो इंक्रीज़ हो चुका है, एंड वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी प्रेजेंट है, एंड क्या क्या रीजंस हो सकते हैं फूड इनसिक्योरिटी की इंक्रीज़ होने में। सो दैट विल टॉक अबाउट इट हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जियोपॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट रीजन वेस्ट एशिया की बात करने वाले हैं। वेस्ट एशिया जहाँ पे इज़राइल और हमास का वॉर चल रहा है, ये एक फ्रंट है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच में भी हम एक्सचेंज देख रहे हैं मिसाइल्स का। देन देर आर सो मैनी मिलिटेंट ग्रुप्स इन येमेन एंड लेबनान। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव फ्रंट्स हमें वेस्टर्न एशिया में देखने के लिए मिलते हैं। वेस्ट एशिया जो हम पर्टिकुलर रीजन की बात करें, तो आज हमारे पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसमें वेस्ट एशिया के अंदर जो मिलिटराइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसी मिलिटराइजेशन का डाटा हमें प्रेजेंट किया गया है, चाहे वो आर्म्स के इंपोर्ट्स की बात हो या फिर जीडीपी में कितना खर्चा किया जा रहा है टुवर्ड्स द मिलिट्री, इसकी बात हो। तो वेस्ट एशिया जो कि काफ़ी ज़्यादा हेविली मिलिटराइज्ड बन चुका है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हमारे इलेक्शंस 2024 से जुड़े हुए एक मेजर अपडेट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इसके अराउंड आ रही हैं कि सूरत में पोलिंग से पहले ही, इलेक्शन से पहले ही बीजेपी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। जानेंगे ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस ऑल हैपेंड, वो क्या क्या ऐसे क्लॉजेज हैं, वो कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जिनको यहाँ पे यूज़ करके ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है। सो विल अंडरस्टैंड दिस दैट वाई वन पर्टिकुलर कैंडिडेट वॉज डिक्लेयर्ड विनर इन सूरत, एंड मेनली हमारा यहाँ पे जो फोकस रहने वाला है दैट इज़ टूवर्ड्स द प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। एंड लास्टली आज एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल आया है अबाउट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। देखिए, एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए हमारा ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये एक गेम चेंजर हो सकता है। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और अब तक जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसका एक हम यहाँ पे चेक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स आज के हमारे वीडियो के हैं। तो शुरुआत करेंगे हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि फूड क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी हेडलाइन देखिए। हेडलाइन सेज नियरली 282 मिलियन पीपल दे फेस्ड एक्यूट हंगर इन 2023। तो 2023 लास्ट जो हमारा साल था उसके अंदर ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्सन अप हुई है, काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में फूड इनसिक्योरिटी रही है। और ये शो इस तरह हो रहा है कि 2023 में 282 मिलियन पीपल दे फेस्ड एक्यूट हंगर, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इंक्रीज इन फूड क्राइसिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम अगर मेजर फ्रंट्स देखें जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी हुई है, एक तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इज़राइल और गाज़ा के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से गाज़ा के अंदर जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है, गाज़ा इज़ फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और उसकी वजह से फूड क्राइसिस भी वहाँ पे हुआ है और नंबर्स बड़े हैं। तो गाज़ा एक बड़ा रीज़न है इसके पीछे। एंड सेकेंडली सूडान, द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द क्राइसिस ऑफ सूडान इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। दीज आर दी टू मेन एरियाज जहाँ पे आपको काफ़ी हाई कंसनट्रेशन में फूड क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी मिलेगी। तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स तो इसका एक रीज़न है ही, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम और रीजंस देखें तो लास्ट 2023 में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी थे। हमने देखा कि कहीं पे बहुत एक्सेसिव हीट वेव्स आ रही हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं। तो जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रही हैं लास्ट ईयर 2023 में। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी इसका एक बड़ा रीज़न है। एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक शॉक्स, द इकोनॉमिक शॉक जो इकोनॉमी का आया है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी रही है।
अब हम कह रहे हैं कि 2023 में 282 मिलियन पीपल दे आर फेसिंग द एक्यूट हंगर। तो अगर हम इसे 2022 से कंपेयर करें तो 2023 के अंदर हमारे पास जो 282 मिलियन पीपल का जो डाटा आया है ये बढ़ चुका है। 2022 के कंपैरिजन में 24 मिलियन पीपल ज़्यादा गए हैं, दे आर फेसिंग द एक्यूट हंगर। तो 2022 के कंपैरिजन में जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। नाउ दिस इज़, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ द ग्लोबल रिपोर्ट, ग्लोबल आउटलुक ऑन फूड क्राइसिस। ठीक है, इसे एक नेटवर्क है, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसकी हेल्प से इसे पब्लिश किया गया है, इस रिपोर्ट को लाया गया है। लेकिन इट्स अ इंटरनेशनल अलायंस। ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़, यूरोपियन यूनियन, गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़, सब ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि फूड इनसिक्योरिटी या फिर जो फूड क्राइसिस फेस किया जा रहा है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2023 में ही था, रादर 2023 इज़ द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी के नंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पिछले 5 सालों से ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अच्छा, हम बार बार टर्म यूज़ कर रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, इसका क्या मीनिंग होता है? बेसिकली जब भी कोई ऐसी पॉपुलेशन जो कि फूड डेप्रीवेशन को फेस कर रही हो, खाना नहीं है, फूड डिप्राइव्ड है, इतना कि इट इज़ थ्रेटनिंग देयर लाइफ, उनकी लाइवलीहुड इससे खतरे में आ चुकी है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉज और लेंथ ऑफ द टाइम। अगर खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है और जिससे कि उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, ऐसी कंडीशन को एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी कहा जाता है। अब हालांकि अगर हम देखें 2022 के कंपैरिजन में 2023 की जो रिपोर्ट आई है इसमें एरिया भी बढ़ाया गया है, जियोग्राफिकल एरिया भी इंक्रीज़ किया गया है, जिसकी वजह से भी जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है। एंड कुछ और जो नए जियोग्राफिकल एरियाज़ ऐड हुए उसकी वजह से नए और इंटेंसिफाइड शॉक्स आए। लेकिन ख़ास तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट गाज़ा और सूडान में हुआ, दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड सच अ हाई नंबर। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो रिपोर्ट आ रही है हमारे पास ग्लोबल फूड क्राइसिस नेटवर्क की, ये 2016 में शुरू हुई थी। ठीक है, और आज हम देखें तो 2016 में जब इसका एस्टिमेट किया गया था तब कुछ 108 मिलियन पीपल का एस्टिमेट था कि जो कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। लेकिन नाउ 2023 में आते आते ये जो नंबर है ये 282 मिलियन पे पहुंच चुका है। तो जो पॉपुलेशन जो अफेक्टेड है एरियाज़ के अंदर वो भी डेवलप हो चुकी है। पहले अगर 11% लगता था कि जो लोग फेस कर रहे हैं, अब ये डेवलप होकर 22% पे पहुंच चुकी है। तो जो मेजर एरियाज़ हैं आप देखिए, अफ़गानिस्तान, DRC, इथोपिया, नाइजीरिया, सीरिया, येमेन, ये सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मेजर फूड क्राइसिस जो है वो चल रहा है एंड जिसकी वजह से हमारे पास जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये हमारी रिपोर्ट है, ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेस्ट एशिया रीजन की। अब आप हेडलाइंस देखिए, द हेडलाइन इज़ टेंशंस ग्रो इन वेस्ट एशिया, अ हेविली मिलिटराइज्ड रीजन। देखिए, वेस्ट एशिया अगर हम परसिस रीजन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। वर्ल्ड की एनर्जी कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव रिसोर्सेज वेस्ट एशिया के अंदर प्रेजेंट हैं और इसीलिए वेस्ट एशिया पीसफुल रहे, दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन क्या हो रहा है कि वेस्ट एशिया के अंदर टेंशन्स बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रही हैं। अलग अलग फ्रंट्स हैं हमारे पास, चाहे वो इज़राइल और गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर इज़राइल और ईरान के बीच में एक्सचेंज ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हों, या फिर जो काउंटर अटैक्स हो रहे हैं बिटवीन इज़राइल एंड द डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स विच आर ईरान बेस्ड, ईरान बैक, जैसे कि लेबनान में है, येमेन में है, हूथी रेबल्स हैं, हिजबुल्लाज हैं। तो इन सब की वजह से वेस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा हमें इस टाइम पे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखा जा रहा है कि दिस रीजन, द वेस्ट एशिया, हैज़ बिकम मोस्ट हेविली मिलिटराइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसे लेकर हमारे पास सिप्री की रिपोर्ट आती है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आर्म्स के ट्रांसफर में, इंटरनेशनली जो आर्म्स ट्रांसफ़र हो रहा है, आर्म्स का, हथियारों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, उसके ट्रेंड्स पे नज़र बनाता है। तो अगर हम सिप्री की 2023 की रिपोर्ट देखें
तो जो टॉप 10 इम्पोर्टर्स हैं आर्म्स के, जो कि अपने कंट्री में आर्म्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, 4 ऑफ टॉप 10 इम्पोर्टर्स आर फ्रॉम वेस्ट एशिया, जिसमें आपको कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, इज़राइल, कुवैत, ईरान, बहरीन, दीज आर द टॉप, इनमें से तो टॉप 4 में आ रहे हैं। और आप देखिए इन सब का जो मेजर सप्लायर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये टेबल भी हमें ये शो कर रहा है दैट वेस्ट एशियन कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा अपने आर्म्स का इंपोर्ट जो है वो कर रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है जो कि इस क्राइसिस को शो करती है। देखिए, इज़राइल का ईरान के साथ एक शैडो वॉर चल ही रहा था, लेकिन अब उसके अंदर काफ़ी ड्रामेटिक एस्केलेशन हो चुकी है। हमने देखा कि 14 अप्रैल के आसपास ईरान ने पहली बार अपना एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक किया इज़राइल के ऊपर, विच वॉज इन रिटेलिएशन टू द इज़राइल्स अटैक ऑन ईरान्स कंपाउंड, जो कि सीरिया में हुआ था, जिसकी वजह से सीरिया में ईरान के जनरल मोहम्मद रेज़ा ज़िहादी जो थे, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन उनके टॉप कमांडर थे, उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो इसका बदला लेने के लिए ईरान ने पहली बार फुल स्केल मिलिट्री अटैक किया इज़राइल के ऊपर। अच्छा, इज़राइल कंटिन्यूसली गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर रहा है। 7 अक्टूबर हमास ने जो इज़राइल पे अटैक किया था, तब से ये वॉर जो है ये शुरू हुआ। इट्स बीन 10 मंथ्स गाज़ा वॉर का ये लगातार चल रहा है। ईरान और इज़राइल की हॉस्टिलिटीज़ चल रही हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ऑल्सो इन द वेस्टर्न एशिया। अब देखो, अलग अलग तरह के यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अपनी वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं। येमेन का जो सिविल वॉर क्राइसिस है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ। लेबनान अपना पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रहा है। सीरिया के अंदर पिछले 14 सालों से सिविल वॉर चल रही है, और टर्की और साइप्रस का एक तरफ अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन द वेस्टर्न एशिया। एंड इन सभी क्राइसिस के अंदर अगर आप देखो तो जो ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स किए जाते हैं 30% वेस्ट एशिया में आ रहे हैं। 30% जो ग्लोबली आर्म इंपोर्ट होते हैं दैट आर कमिंग टू वेस्ट एशिया, एंड दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑन द मिलिट्री। वर्ल्ड के बाकी सभी रीजन्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है ऑन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। आप ये यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। यू कैन सी कि ये जो लाइन आपकी वेस्ट एशिया की है, इट इज़ शोइंग यू द हाईएस्ट स्पेंडिंग ऑन द मिलिट्री। ठीक है, हालांकि पिछले कुछ डिकेड से 3-4 डिकेड से जो स्पेंडिंग है वो डिक्रीज़ हुई है, लेकिन फिर भी बाकी सारे रीजन्स के कंपैरिजन में इट इज़ स्टिल द हाईएस्ट। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वेस्ट एशिया की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर शेयर ऑफ जीडीपी देखें तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली जैसे सऊदी अरेबिया और कतर की अगर हम बात करें, दे आर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिच कंट्रीज़, तो वो कंसिस्टेंटली अपनी जीडीपी का 5% जो है वो डिफेंस के ऊपर दे रहे हैं। सिमिलरली जॉर्डन, ओमान, कुवैत, इज़राइल, जो बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग क्लोज टू 5%। ठीक है, सो सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, दीज आर द लीडर्स इन द वेस्ट एशियन रीजन, बट अगैन most of the West Asian countries, they are spending heavily on the arms and imports. And lastly अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स की भी यहाँ पे बात की गई है कि कितनी लेबर फोर्स जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एम्प्लॉय की जा रही है। तो इसके अंदर भी वेस्ट एशिया हाईएस्ट पे है। 2.5% जो लेबर फोर्स है वेस्ट एशिया की, दे आर डिप्लॉयड, दे आर एंगेज्ड इन मिलिट्री। सिमिलरली इन द नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, तो वहाँ पे नियरली 1.2% उनकी जो लेबर है वो मिलिट्री में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, लेकिन वेस्ट एशिया में 2.5% है। ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन दिस रीजन। डोमेस्टिक इंसर्जेंसीज हैं, ट्रांसनेशनली वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। रीजनल बाउंड्री स्टेबल नहीं है, इट्स वेरी अनस्टेबल। तो इसीलिए ये सारा एक नेचर हमें देखने के लिए मिल रहा है वेस्ट एशियन रीजन का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूरत न्यूज़ में है इस इलेक्शन सीजन में। रीज़न भी कि सूरत के अंदर बीजेपी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया गया, दे वर इलेक्टेड अनअपोज्ड। वहाँ पे
जो दूसरे कैंडिडेट थे उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो बीजेपी कैंडिडेट थे उनको विनर डिक्लेयर किया गया। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि नॉमिनेशन के लॉज क्या होते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन जो है उसे रिजेक्ट किया गया है, किसी और कैंडिडेट की नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया है। तो ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे नॉमिनेशन जो है वो बेस्ड होती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और इसके अंदर आता है सेक्शन 43 जो कहता है कि जिसमें वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक वैलिड नॉमिनेशन के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर कोई लोकसभा इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो उसकी एज 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 25 साल की एज होनी चाहिए इससे ज़्यादा। एंड साथ ही में द प्रपोजर्स of the candidate, they should be the electors of that representative constituency. तो जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन अपने आप को एज अ कैंडिडेट खड़ा करना चाहता है तो उसके कुछ प्रपोजर्स होंगे, उसको प्रपोज करेंगे, वो प्रपोजर्स भी उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के होने चाहिए, ठीक है जी, जहाँ पे नॉमिनेशन फाइल की जा रही है। अच्छा, अब प्रपोजर्स को लेकर प्रोविज़न ये है कि अगर तो कैंडिडेट रिकग्नाइज्ड पार्टी का है तो उसको सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए, सिर्फ एक प्रपोजर का साइन चाहिए। लेकिन अगर वही कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या अनरिकग्नाइज्ड पार्टी का कैंडिडेट है तो उनको कम से कम 10 प्रपोजर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए, 10 प्रपोजर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। अब एक कैंडिडेट जो है वो 4 नॉमिनेशन पेपर जो है वो साइन कर सकता है, हर नॉमिनेशन पेपर को अलग अलग प्रपोजर्स की ज़रूरत है। ये 4 इसलिए किया जाता है कि जस्ट टू एनेबल कि जो कैंडिडेट की नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक है वो सही नहीं था तो दूसरे हमारे पास ऑल्टरनेटिव हो जिससे कि कैंडिडेट की नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट की जा सके। अब ये तो हमें सेक्शन 33 ने कह दिया, लेकिन फिर आगे आते सेक्शन 36 जो कि कहता है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स फिल किए गए उनको रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो स्क्रूटनाइज करेगा और रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी नॉमिनेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा जस्ट बाय सेइंग कि इट इज नॉट अ सब्सटैंशियल करेक्टर। उनको स्पेसिफाई करना होगा अगर कैंडिडेट की सिग्नेचर या फिर प्रपोजर है उनकी सिग्नेचर जेन्युइन नहीं है, दिस इज ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन। और यही ग्राउंड यहाँ पे यूज़ किया गया कि अगर कैंडिडेट के जो सिग्नेचर्स हैं वो या फिर जो प्रपोजर्स उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके सिग्नेचर वहाँ पे कुछ जेन्युइन नहीं है तो उस केस पे रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर सकता है। और दैट इज़ द करंट इशू। वहाँ पे सूरत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो नॉमिनेशन पेपर आया था, दे फाइल 3 सेट ऑफ नॉमिनेशन पेपर और उन्होंने जिन प्रपोजर्स ने नॉमिनेशन पेपर को साइन किया तो ये एलिगेशंस लगाई गई कि वो सिग्नेचर्स जो हैं वो सही नहीं थे, दे वर नॉट जेन्युइन। और रिटर्निंग ऑफिसर ने एफिडेविट मांगे उन प्रपोजर से कि भाई बताइए आप आके कि आपने नॉमिनेशन पेपर साइन किए हैं या नहीं। बट जो प्रपोजर्स हैं दे वर नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर एंड इसीलिए जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यही तो ग्राउंड था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये रिजेक्ट किया गया। एंड इवन द इलेक्शन रूल्स में ये भी आता है कि अगर सपोज करो एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे केस में पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को अलाउ करती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थे उनके नॉमिनेशन को भी रिजेक्ट किया गया इन द सेम वे ओनली कि जो प्रपोजर्स के सिग्नेचर्स हैं वो जेन्युइन नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड। और अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं है कि बिना इलेक्शंस बिना वोटिंग के ही कोई पर्सन जीत गया। ऐसा कम से कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि अनअपोज्ड, बिना किसी अपोजिशन के अनअपोज्ड जिनको विनर डिक्लेयर किया गया है राज्यसभा में। बट मेजॉरिटी इंडिपेंडेंस के बिल्कुल पहले जो पहली 2 डिकेड्स थी इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पे हुआ, लास्ट 2012 में हुआ था और अब इस बार 2024 में ये सिनारियो हमें देखने के लिए मिला है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, किस ग्राउंड पे हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लास्टली बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। आइडिया ये है कि पहले ये आइडिया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकुलेट मैटर है PM जो है उसे रिड्यूस किया जाए। पहले टारगेट रखा गया कि 2024 तक 20 to 30% रिड्यूस किया जाए, लेकिन फिर इस टारगेट को रिवाइज किया गया कि इसे हम 2026 तक
40% से रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 2017 लेवल्स। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में ये देखा जा रहा है कि वो सभी सिटीज़ जो कि कंटिन्यूसली अपना एनुअल PM लेवल को वॉयलेट कर रहे हैं, उनको एक क्लीन एयर एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक फ़ंड एलोकेट किया है। काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने प्रोएक्टिवली अपनी सिटी का क्लीन एयर एक्शन प्लान जो है वो सबमिट किया है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी भी इनकन्सिस्टेंट है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सिर्फ टोटल फंड में से 60% फंड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, और अगर डीपली एनालाइज करते हैं तो 27% सिटीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने लेस देन 30% बजट जो है वो स्पेंड किया है। और वहीं अगर हम दो स्पेसिफिक सिटीज़ की बात करें, जैसे कि विशाखापट्टनम हैज़ स्पेंट 0% ऑफ देयर NCAP फंड एंड बेंगलुरु हैज़ स्पेंट ओनली 1% ऑफ देयर फंड। तो यस, इम्प्लीमेंटेशन में अगर डिले होगा तो इससे डेफिनेटली जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP की जो सक्सेस है उसमें भी, उसकी सक्सेस में भी हिंड्रेंस आएगी। अच्छा, इसमें एक बड़ी वजह ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के वो सेट नहीं है, उनमें कमी है, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग टास्क जो है वो आ रहा है टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल मेजर्स। प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है कि कितनी टाइमलाइन में ये पर्टिकुलर चीज़ हो जानी चाहिए। देन ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म तो है ही। अच्छा, एंड देन एक डाउट है कि जो मिटिगेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं ये कितने इफ़ेक्टिव है या नहीं, क्योंकि अभी रिसेंट फाइंडिंग्स आई कि जो आउटडोर स्मोक टावर्स लगाए जा रहे हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं। तो इसके बेसिस पे एक मिटिगेशन मेजर्स को लेकर भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है। तो इसको लेकर क्या है कि एक सिस्टमेटिक बेस हमें अप्रोच लेनी होगी। हर सिटी को अपनी इमिशंस की इन्वेंट्री बनानी होगी, अपने एयर क्वालिटी की मॉडलिंग करनी होगी, और एयर पोल्यूशन का जो सोर्स है, सोर्स की एक वो करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि कितना हमारे पास किस सोर्स से पोल्यूशन आ रहा है। तो जब हम देखते हैं कि ये जो साइंटिफिक टूल्स हैं इनको यूज़ करके पोल्यूशन का ओरिजिन पता लगाया जा सकता है, कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, वो कौन कौन से सोर्सेज से आ रहा है, इसके बेसिस पे आप फ्यूचर एमिशंस को फोरकास्ट कर सकते हो कि अगर ऐसे इस तरफ से इतना पोल्यूशन आ रहा है तो फ्यूचर में इतनी एमिशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स को यूज़ करके पोल्यूशन कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हमें बिल्डअप करनी होंगी। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस हैं इन टूल्स की भी। जो ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन सोर्सेज हैं, मतलब कहीं और स्टबल बर्निंग हो रही है, दिल्ली के बाहर स्टबल बर्निंग हो रही है, लेकिन उससे दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो ये जो ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन सोर्सेज हैं उसको असेस नहीं ये कर पाएगा, ये इसकी एक लिमिटेशन है। अलग अलग सोर्सेज से जो पोल्यूशन आ रहा है उससे प्रोडिक्ट करना वही ज़रूरी बात है। तो ये सब हर सिटी को करना होगा, अपने अपने मॉडल्स बनाने होंगे, अपने अपनी सिटी की पोल्यूशन डिस्पर्शन को स्टडी करना होगा ताकि उससे जुड़े हुए प्लान्स बनाए जा सकें। ठीक है जी। ये डाटा जो है वो पिन पॉइंट करेगा एयर पोल्यूटेंट्स को, एक मिटिगेशन मेजर आप बना पाएंगे जिससे कि हर सिटी अपने अपने पोल्यूशन को टैकल कर पाएगी। लेकिन बात यह है कि ओनली 37% ऑफ द सिटीज़ दे हैव कंप्लीटेड दी साइंटिफिक टूल्स। ठीक है, तो लेकिन जो रेस्ट ऑफ 63% हैं जिन्होंने अभी नहीं किया, इसका मतलब ये है कि उन सिटीज़ को ये पता ही नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से मेजरली पोल्यूशन आ रहा है जो कि उनकी एयर को पोल्यूट कर रहा है। तो जब ये आइडिया ही नहीं होगा तो मिटिगेशन कैसे होगी। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एनालिसिस हैं ये किए जाएं जिससे कि जो NCAP है इसे सक्सेस मिल सके। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं कि हमें क्लीनर एयर की तरफ जाना है, सो इट इज़ ओनली अचीवेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सभी साइंटिफिक डाटास और ये स्टडीज़ और ये एनालिसिस का करना और उसको देखते हुए मिटिगेशन स्टेप लेना, एक्शन स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.